जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो जेएसएससी सीजीएल के फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की बात करेंगे। हालांकि ये सेट नंबर 2 नहीं, सेट नंबर 32 है, लेकिन क्योंकि 30 सेट हम लोग जो वो ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं और 20 सेट हम लोग जो वो अभी कवर करने वाले हैं, तो आज ये क्रम में आपका दूसरा सेट चल रहा है ना। टोटल हम लोगों ने पहले बात किया था कि 50 सेट हम लोग कवर करेंगे, जिसमें से आज हम लोग 32वां सेट कवर कर रहे हैं, है ना। 30 सेट तो पहले ऑलरेडी डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे 30 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। चलिए तो शुरुआत करते हैं सेशन की। पहले प्रश्न पे आते हैं। आज का पहला सवाल है कि छाहर कहानी केकर लिखल रचना लागे। तो छाहर कहानी जो वो चित्तरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा लिखी गई रचना है, जो कि एक कहानी संग्रह है। अगला सवाल है कि छाहर कैसन किताब लागे। तो यह क्या है, यह एक कहानी संग्रह है। अगला सवाल है कि छाहर कहानी संग्रह है, कई गो कहानी है। तो इसमें से कुल मिलाकर के 10 कहानी है। छाहर कहानी सोंध माटी, सोंध माटी में भी आपको पता है कि 10 कहानी है। और खोठा निबंध, खोठा निबंध जो कि निबंध है, इसमें से कुल आपको 12 निबंध मिलेगा, है ना। जबकि सोंध माटी में भी 10 कहानी है। तो ये तीनों रचनाओं के बारे में आपको ध्यान रखने। अगला सवाल कि छाहर कहानी संग्रह तेसर छाहर ककरा कहल गेले। तो तेसर छाहर बोला गया है छगन साहब को। पहिल छाहर जो बोला गया है या बड़ छाहर जो बोला गया है वो सूरज नारायण चौधरी के। देव नारायण चौधरी, देवा चौधरी जो एक पेशे से शिक्षक रहते, इनको जो वो दूसर छाहर बोला गया है, छोट छाहर बोलल गया है ना। और तेसर छाहर बोलल गया है छगन साव के। अगला सवाल है कि छाहर कहानी है गांव एक जमींदार के की नाम हले। तो गांव का जमींदार का नाम रहता है सूर्य नारायण चौधरी, है ना। देव नारायण चौधरी ये कौन थे, तो ये थे पेशा से एक शिक्षक थे, है ना। पेशा से ये एक शिक्षक थे। छगन साहब इनका होटल चलता था, है ना, ये होटल चलाते थे। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखने। अगला सवाल कि छाहर कहानी है देवा चौधरी की हलत। तो देवा चौधरी एगो गाँव एक मास्टर हला। बोनेक लोर केकर लिखल रचना लागे। तो बोनेक लोर ये आपको पता है कि छाहर कहानी की ही, छाहर किताब की ही एक कहानी है। तो छाहर कहानी संग्रह की ही एक कहानी है जिसका नाम है बोनेक लोर। और इस कहानी को लिखा किसके द्वारा गया है, तो चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा ही लिखा गया है। उग्रवाद समस्या ऊपर लिखल कहानी कौन है, तो हम जियब कैसे जो वो एक उग्रवाद समस्या के ऊपर में लिखी गई कहानी है। बूबा एगो कहानी कही दे केकर लिखल कहानी लगे। तो बूबा एगो कहानी कही दे यह छाहर कहानी की रचना है, जिसको लिखा किसके द्वारा गया है, तो चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखी गई है। गुरुजी चेठा या फिकीर कहानी केकर लिखल रचना लगे। तो यह भी रचना जो वो चित्तरंजन महतो चित्रा ने लिखा, और यह भी छाहर कहानी में ही शामिल कहानी है, छाहर पुस्तक में। उबार कहानी के लेखक के नाम बताओ। तो उबार कहानी को जो लिखा है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो सोंध माटी में ये छपी हुई कहानी है। और सोंध माटी पुस्तक को लिखा है विनोद कुमार ने, है ना। तो विनोद कुमार के बारे में आपको याद रखने। सोंध माटी में कुल 10 कहानी, जिसका पहला कहानी उबार है ना। आते हैं अगले सवाल पे। जिंदगी डोबानी कहानी के लेखक के नाम बतावा। तो जिंदगी डोबानी, जिंदगी डोबानी, डोबानी का अर्थ होता है रोना, ये आपको पता ही है ना, जीवन का रोना ये कह सकते हैं। और एक है डहरेक डोबानी, ये कविता एक है डहरेक डोबानी। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना, ये दोनों में हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। डहरेक डोबानी जो है ये कविता है, और किस पुस्तक में है, तो ए.के. झा जी के द्वारा खोठा काठे पैदे खंडी में एक कविता है जिसका नाम है डहरेक डोबानी, यानी रास्ते का रोना, है ना। और जिंदगी डोबानी मतलब होता है जिंदगी का जीवन का रोना। डोबानी का अर्थ होता है खोठा में रोना, है ना। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना। जिंदगी की डोबानी ये सोंध माटी में छपी हुई कहानी है, जबकि डहरेक डोबानी क्या है, यह एक कविता है, ए.के. झा जी के द्वारा लिखी गई कविता है, और खोठा काठे पैदे खंडी में छपी हुई कविता है। दोनों चीज़ें याद रखनी है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विनोद कुमार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कि धुआं धंधा कहानी लिखवैया की लागत। तो धुआं धंधा कहानी अगर बात करें तो यह भी सोंध माटी में छपी हुई कहानी है, और आपको पता है कि सोंध माटी पुस्तक जो विनोद कुमार जी के द्वारा लिखी गई है। माय के लोर कहानी कौन किताबें शामिल है। तो एक हमने बोनेक लोर देखे, बोनेक लोर जो वो छाहर से संबंधित है, जबकि माय के लोर यह सोंध माटी में छपी हुई कहानी है, सोंध माटी से लिया गया कहानी है। सोंध माटी में 10 कहानी, जिसमें से माय के लोर उसमें से शामिल कहानी है ना। अगला सवाल है कि अजवायर भौजिक बेड़ायल चेंगा, ये आपने कहानी सुना होगा, है ना, या पढ़ा होगा। तो अजवायर भौजिक स्वभाव कैसन रहता है, तो वह चिड़चिड़ा किस्म की रहती है, फरमाइशी थोड़ा रहती है, फैशनेबल रहती है, इधर उधर घूमना फिरना, और बच्चों के प्रति उनका ध्यान नहीं रहता, केवल अपना
फरमाइशी और अपना फैशनेबल दिखाती है, लेकिन बच्चों के प्रति थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रहता है। तो ये सभी जो वो उनका स्वभाव रहता है जो अजवायर भौजी रहती है ना, अजवायर भौजी बेड़ायल चेंगा, है ना, तो ये आपने पढ़ा होगा। अगला सवाल है कि डॉक्टर विनय कृष्णा के इलाज खातिर कितना पैसा मांगल, तो इलाज के लिए मात्र उसे 2 रुपया लेते हैं, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चानो वाली कैसन मेहरारू रेख, जो चानो वाली जो थी वो क्या थी, एक विधवा थी, मसमायत जिसको बोला जाता है, और एक नेक नियत वाली थी, यानी किसी के प्रति उनका भेदभाव नहीं था, सभी को एक समान मानती थी, इसलिए ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। मलकी बहू कहानी के मुख्य पात्र के है, तो मलकी बहू कहानी का मुख्य पात्र है मलकी, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सरजुआ की उम्र कितना बचर है, तो सरजुआ का उम्र कितना रहता है, तो 26 वर्ष उसका जो वो उम्र रहता है। अगला सवाल है कि हूब कहानी के मुख्य पात्र है, तो हूब कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो हूब कहानी का मुख्य पात्र जो है वो दामोदर है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि सॉफ्ट टाई चल है निबंध है कौन टा न्याय चला है, तो यहाँ पे बेस नियम कानून न्याय चला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा ककर लिखल रचना लागे, तो ये आपने खोटा निबंध पुस्तक पढ़ा होगा जिसमें से कुल 12 निबंध है, उसमें से ये एक निबंध आपको दे रखा है पढ़ने के लिए, बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, है ना, तो यह बीएन ओहदार जी के द्वारा लिखी गई है, जिनका पूरा नाम भोगनाथ ओहदार है, ये तो आपको पता होगा। लिंग कहल जाए तो कोई भी चिन्ह या निशान के, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। बैजका बगरा काम कम कैसन रचना लागे, तो बैजका बगरा काम कम यानी बातें अधिक काम कम, तो यह किस प्रकार की रचना है, तो यह एक निबंध है, जबकि इसके बारे में निबंध हमने तो पढ़ा लिया है, आपने नहीं पढ़ा है तो आप उस चीज़ को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। थ्योरी भी हम लोगों ने पढ़ा है और उसका एमसीक्यू भी करवाया हम लोगों ने, तो अगर नहीं देखा है तो आप जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा खोटा निबंध, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है। अगला है कि काम अधिक बातें कम, यानी बातें कम काम अधिक, यह किसके द्वारा दिया गया नारा था, तो इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था कि बातें कम करो और काम अधिक करो। कुछ लोग होते हैं क्या कि काम कम करेंगे और बातें खूब करेंगे, बातें बड़ी बड़ी करेंगे लेकिन काम वो अच्छा से नहीं करते, है ना, तो यह इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया नारा है। अगला सवाल है कि सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता कैसन रचना लागे, तो सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता यह भी खोटा निबंध में छपी हुई एक निबंध है। बिजली करंट नियर बतवल गेले, तो मन जो बताया गया वो बिजली के करंट के जैसा बताया गया है। एगो कुकरेक आत्मकथा ये कैसन रचना लागे, तो एगो कुकरेक आत्मकथा यह एक निबंध है जो कि खोटा निबंध में छपी हुई एक निबंध है ना, और उसमें से एक कुत्ते की जीवनी के बारे में दर्शाया गया है। पूर्व वैदिक युग में कुकुर के पालतू बनाए के की माना हलत, तो पहले के समय में कुत्ता जो वो भाई के रूप में, रक्षक के रूप में और दोस्त संगी के जैसा जो वो साथ साथ चलता था, रहता था, आज भी चलता है, आज भी कुत्ते को जो लोग जो वो घर में एकदम पूरे फैमिली मेंबर जैसा रखते हैं उसको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भले अपने लोग रहे या नहीं रहे लेकिन कुत्ता तो आज हर घर में रहता ही है ना, अपने लोग बाहर जा रहे हैं लेकिन कुत्ते को अपने घर में रख रहे हैं, तो ये आज भी हो रहा है, लेकिन पहले के समय में सबको साथ में रखते थे, अभी क्या कि कुत्ते को साथ में रखते हैं, अपने वालों को बाहर कर देते हैं। अगला सवाल है प्रेमचंद कौन विषय की रचना करो हल, तो प्रेमचंद किस विषय की रचना करते थे, तो प्रेमचंद जो वो हिंदी की रचना करते थे, है ना, तो हिंदी की रचना ये करते थे। अगला सवाल है कि प्रेमचंद के असली नाम की रहे, तो प्रेमचंद के असली नाम रहे धनपत राय, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सरहुल परब के मुंडारे में की कहल जाए, तो सरहुल को सरहुल या तो फिर बा परब, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सरहुल परब कई दिन तक चलो है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेतरहाट झारखंडे कौन जिला है, तो नेतरहाट बता दें कि यह लातेहार जिले में, पहले यह पलामू में जब यह छपा हुआ था निबंध तो वहाँ पे पलामू जिला दिखाता है, लेकिन याद रखेंगे वर्तमान में अगर बात करें तो यह लातेहार जिले में स्थित है ना, तो ये आपको याद रखनी है। अगला सवाल कि नेतरहाट क्या है, तो नेतरहाट एक हिल स्टेशन है, क्या है, एक हिल स्टेशन है। अजगर कैसन रचना लागे, तो अजगर जो वो एक नाटक है ना, अजगर नाटक है, इसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। 4 नाटक आपको पढ़ने हैं, एक है डाह जो कि सुकुमार जी के द्वारा लिखी गई है, उसके अलावे है एक चाबी काठी, है ना, चाबी काठी, और एक आपका है उद्वासल कर्ण, उद्वासल कर्ण, ये दोनों नाटक जो वो पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखना है, ये दोनों जो वो पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है, जबकि डाह नाटक जो वो सुकुमार जी के द्वारा लिखी गई है। जबकि अगर बात करें अजगर नाटक तो विश्वनाथ दसौंधीराज जी के द्वारा लिखी गई है नाटक है।
अगला सवाल है कि गलत कथन के छांटा तो अग्नुलाला गांव का महाजन था। ये बिल्कुल सही है। शारदा प्रसाद अग्नुलाला का मुंशी रहता है। जालिम सिंह चरकबारी थाना का थानेदार रहता है। जबकि मंगरा जो वो गांव के अछूत गरीब किसान नहीं रहता है, यह अग्नुलाला का बेटा रहता है। तो इसलिए इसका आंसर जो वो गलत है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर नहीं होगा। बाकी के 3 ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन बी गलत है। और गलत कथन ये आपको यहाँ पे छांटने के लिए बोला जा रहा है। सुगिया के कई गो छुआ हलथिन, तो सुगिया के 2 गो छुआ हलथिन। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि गोबरा के मायर के मोड़ फोरल ले, तो जालिम सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि डाह नाटक के लिखवैया के नाम बताओ, तो सुकुमार जी के द्वारा लिखी गई नाटक है डाह नाटक, है ना, याद रखेंगे। अगला सवाल कि डाह नाटक के प्रकाशक लागे, तो डाह नाटक के प्रकाशक है कुंती देवी भेंटरा बोकारो। अगला सवाल है कि विवेक कारखाना में कौन काम करू हले, तो विवेक कारखाना में पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर के रूप में जो वो काम करता था। बाद में इसका प्रमोशन हो गया था, है ना, फोरमैन में। बाद में इसका प्रमोशन हो जाता है फोरमैन के रूप में। अगला सवाल पे आते हैं। डाह नाटक के आयल खलनायक पात्र के नाम की है, तो विराट जो वो इसका खलनायक पात्र रहता है इस नाटक में। सही कथन के छाटा रेवती प्रसाद कारखाना का मालिक, ध्रुव सिंह कारखाना का मैनेजर, विराट जो वो कारखाना का फोरमैन और विवेक कारखाना का सुपरवाइजर या फोरमैन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे गलत कथन को छांटने के लिए दिया हुआ था, है ना, गलत कथन यहाँ पे छांटने के लिए दिया हुआ था, है ना। तो याद रखेंगे इसका गलत कथन यहाँ पे हो जाएगा, सही नहीं गलत कथन हो जाएगा। यहाँ पे गलत कथन छांटने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। गलत कथन यहाँ पे ये तो ठीक है, दूसरा भी ठीक है, चौथा भी ठीक है, जबकि तीसरा जो वो गलत आपका है। विराट जो वो कारखाना में फॉरमैन नहीं रहता है, विराट जो वो सिंपल वहाँ पे काम करने वाला एक लेबर जैसा काम करता है ना। तो यह आंसर जो वो सी गलत है, बाकी के सारे ऑप्शन सही हैं, है ना। तो यहाँ पे गलत कथन छांटने के लिए दे रखा है, थोड़ा टाइपिंग एरर है। अगला सवाल है कि विवेक के प्रमोशन किस तरह से होता है, तो पर्यवेक्षक से फॉरमैन में होता है, यानी सुपरवाइजर से फॉरमैन में इसका प्रमोशन होता है विवेक का। अगला सवाल है कि चाबी काठी के अर्थ बतावा, तो चाबी काठी का अर्थ होता है मालिकाना हक, है ना, मालिकाना हक हो जाएगा। चाबी काठी शब्द है कौन समास है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास है, चाबी और काठी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि तोरा ऊंचा एड़ी के चप्पल पींदे हो, तो हाथे बेग राखे हो, तो गाले पाउडर रगड़े हो, तो और ओठे लिपस्टिक। ये बात के और ककर से को है, तो यह बात मोती जो वो चुटरी माय से कहती है, यानी अपनी पत्नी से कहता है। विदूषक जो वो अपनी पत्नी से कहता है। धनी राम कौन नाटक में आयल पात्र लगे, तो यह जो वो चाबी काठी नाटक में आया हुआ पात्र है। अगला सवाल कि कौन सा सही मेल नख है, सुहागी शंभू की माँ, समरी गांव की औरत। ये सभी तीनों ऑप्शन तो सही हैं, जबकि ऑप्शन डी जो वो गलत है। दमयंती जो वो शंभू की पत्नी नहीं, यह एक पढ़ी लिखी युवती रहती है वहाँ की। अगला सवाल है कि एकर में कौन एगो खोठा नाटक लगे, तो इनमें से खोठा नाटक की बात करें तो सैर सगरठ उपन्यास है ना, यह आपको पता ही होगा, ए के झा जी की रचना है। जिनकी टो ये चित्रंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखी गई और खोठा की पहली उपन्यास है। पूटी और पालू यह शब्दचित्र है जिसको ए के झा जी के द्वारा लिखा गया है, जबकि उद्भासल कर्ण यह एक नाटक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि उद्भासल कर्ण नाटक एक भूमिका लिखल है, तो उद्भासल कर्ण नाटक की भूमिका नारायण महतो के द्वारा लिखी गई है। उद्भासल कर्ण कर सही अर्थ की है, तो उद्भासल कर्ण का सही अर्थ होता है उपेक्षित कर्ण, तिरस्कृत कर्ण या सत्वल कर्ण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओ ई बालक के कहाँ राखी, ई पाप के कहाँ नुकवी, की कहता लोक हमरा कौन आँखी देखता। ओह ई कथन कौन रचना आयल है, तो यह कथन जो वो उद्भासल कर्ण में आया हुआ है। जब कुंती को कर्ण जो वो विवाह के पूर्व में जब बच्चा हो जाता है, तो उसी समय यह पश्चाताप करती है कुंती अपने पुत्र को लेकर के, है ना, कि इस बच्चे को क्या करें, है ना, क्योंकि शादी के पूर्व में यह बच्चा जो वो हो गया था, कर्ण जन्म लिया था। तो उसी के बारे में वहाँ पे कुंती जो वो यह बातें करती है। अगला सवाल है कि केकरा झूठ बोलल पर परशुराम श्राप दे है, तो कर्ण जो वो झूठ बोलने के बाद में के कारण से ही श्राप देता है ना, जो कि बोलता है कि हम भी एक ब्राह्मण है, जबकि एक क्षत्रिय होते हुए एक ब्राह्मण बोलता है, जिसके कारण से। और जब वो उसके जंघे पर परशुराम सो रहे होते हैं, तो उसी समय डंक मारता है और उसके शरीर जब जंघे से खून निकलता है, लेकिन फिर भी उतना वो सह करके रह जाता है ताकि नींद ना खुले परशुराम का। तो वही देख करके परशुराम को शक होता है कि नहीं, इतना एक ब्राह्मण इतना जो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो उसी को लेकर के उस पर बोलता है, जब झूठ पकड़ा जाता है तो उसी वहीं पे श्राप उनको दिया जाता है ना, परशुराम के द्वारा। अगला सवाल है कि लेखक और जन्म ठाव के गलत मेल के छांटा, इनमें से कौन सा मेल जो वो गलत है, तो श्रीनिवास पांडे बरवाडा धनबाद बिल्कुल सही है।
A.K. झा जी का जन्म चंडीपुर बोकारो में हुआ, ये भी सही है। विश्वनाथ दसौंधी राज इनका जन्म जो वो कहाँ पे हुआ है, तो इनका जन्म जो है यहाँ पे नहीं होकर के इनका जन्म जो भटमुरना कतरास में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, भटमुरना कतरास में, इसीलिए आंसर जो वो गलत ऑप्शन सी है। जबकि संतोष कुमार महतो जी का जन्म गांगजोरी बोकारो में हुआ है ना। जबकि विश्वनाथ दसौंधी राज जी का जन्म कहाँ पे हुआ है, भटमुरना कतरास, है ना। तो ये नाम आपको याद रखने, भटमुरना कतरास में इनका जो वो जन्म हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। खोटा लेखक और जन्म ठाव के गलत मेल के छांटा। खोटा लेखक और जन्म ठाव, तो शिवनाथ परमाणिक बैदमारा बोकारो में जन्म हुआ। चतुर्भुज साहू सांकुल, भुवनेश्वर साहू सांकुल, बंसीलाल बंसी जी का गोला में जन्म नहीं हुआ है। इनका जन्म जो वो चौफांद बोकारो में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, चौफांद, है ना। तो ये नाम आपको याद रखना, चौफांद बोकारो में इनका जो वो जन्म हुआ है, बंसीलाल बंसी जी का। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, कौन खोटा साहित्यकार जन्म हजारीबाग जिलाए नाय भेल रहे। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का जन्म जो वो गिरिडीह के महथाडी में जन्म इनका हुआ था, है ना। हालांकि इनका लालन पालन बाद में पालन पोषण जो हुआ था वो विष्णुगढ़ हजारीबाग जिले में हुआ था, लेकिन जन्म अगर आपसे पूछे तो महथाडी जगह का नाम था, महथाडी गिरिडीह। अगर यह ऑप्शन नहीं मिले उसके बाद अगर आपको ऑप्शन हजारीबाग दिखे तभी कीजिएगा, नहीं तो अगर गिरिडीह ऑप्शन हो तो गिरिडीह ही ऑप्शन कीजिएगा, क्योंकि इनका जन्म जो वो गिरिडीह में हुआ था। हालांकि इनके पिता बाद में जो वो विष्णुगढ़ में रहने लगते हैं, जो कि हजारीबाग जिले में पड़ता है, लेकिन पहले इनका जन्म जो वो गिरिडीह में महताडी में हुआ था। बाकी के विनोद कुमार, इनका जन्म आपको पता ही है, दारू हजारीबाग में हुआ है। शशि कुमार का जन्म भी हजारीबाग जिले में हुआ है। पीके मरांडी का भी जन्म जो वो हजारीबाग में हुआ है। अगला सवाल पे आते हैं, पंचम महतो के जन्म ठाव बतावा। तो पंचम महतो जी का जन्म कहाँ पे हुआ है, तो माराफारी बोकारो में इनका जो वो जन्म हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि गलत मेल के छांटा। सवाल है कि श्रीनिवास पांडे का जन्म 25 दिसंबर 1920 को हुआ था, बिल्कुल सही। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का जन्म 17 मार्च 1908 को हुआ था, लेकिन कहीं कहीं पे 1895 दे रखा है, लेकिन याद रखेंगे ये 1908 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। A.K. झा 20 जून 1939, ये भी सारे ऑप्शन सही हैं। जबकि विश्वनाथ दसौंधी राज जी का जन्म 15 अप्रैल 1943 को हुआ था, ना कि 1941 को, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी जो वो गलत है आपको। श्रीनिवास पांडे जी के मायक और बापे का नाम बतावा। तो पांडुरी जी के माता और पिता का नाम क्या था, तो दुखनी देवी और शालिग्राम पांडुरी। इनके पिता का नाम शालिग्राम पांडुरी था और माता का नाम दुखनी देवी था। अगला सवाल कि डॉक्टर अजीत कुमार झा के जी के मायक और बापे का नाम बतावा। तो कुसुम बाला देवी और लक्ष्मी नारायण झा इनके माता और पिता का नाम था। एक मौनी फूल कविता संग्रह से संबंधित सही कथन के छांटा। तो एक मौनी एकर लेखक या कवि संतोष कुमार महतो लागा, तो ये बिल्कुल सही है ना। एकर प्रकाशन 1986, 88 और 2003 में भेल है। एक मणिफूल में कुल 31 कविता, ये सभी कथन जो वो सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक मणिफूल किताबें कविता नाय लागे। तो इनमें से आपको पता है कि डहरेक डोबानी जो अभी हमने थोड़ी देर बात किया था, यह जो वो संतोष कुमार महतो जी के द्वारा नहीं, यह A.K. झा जी ने लिखा है ना। यह A.K. झा जी के द्वारा लिखी गई कविता है, और जो कि खोटा काठे पैदे खंडी में लिखा गया है। एक मणिफूल की कविता नहीं है। एक मणिफूल की कविता चमचा, पढ़वैया छुआ सबके, हामनिक परिपाटी, ये सभी कविता जो वो इनके द्वारा लिखी गई है, संतोष कुमार महतो जी के द्वारा। एक मणिफूल की पहली कविता प्रार्थना है और अंतिम कविता विदाई है ना। तो याद रखना आपको। एकर में कौन कविता एक मणिफूल के लागे। तो इनमें से आपको याद रखना है विदाई जो वो अंतिम कविता है, और यह कविता जो वो एक मणिफूल की है। जबकि मिलेट्स मर्सी, सप्टल साड़ा, मोरेक लूर, ये सभी A.K. झा जी के द्वारा लिखी गई कविता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि खोटा काठे पैदे खंडी कर सही कथन लागे। तो इसके कवि डॉक्टर A.K. झा है। 1983-2014 में इसका प्रकाशन हुआ है। इसमें से कुल 19 कविता शामिल है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी कथन सही है। खोटा काठे पैदे खंडी किताबें कविता नाय लागे, इनमें से कौन सी कविता इसका नहीं है। तो डहरेक डोमानी, मानुस न मेड़ और राधा ले, ये सभी कविता तो खोटा काठे पैदे खंडी से है। जबकि हमर हाथे का माला, यह कविता जो वो खोटा काठे पैदे खंडी से नहीं लिया गया है। याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बोरवा अड्डा कखय बोर के लेतारे सही कथन के छाटा। तो यह एक संस्मरण है, और यह खोटा की पहली संस्मरण मानी जाती है, बोरवा अड्डा कखय बोर, और इसके लेखक है शांति भारत। तो ये सभी कथन जो वो स्टेटमेंट सही है। 1989 में यह इसका प्रकाशन हुआ था। किस पुस्तक में छपा हुआ था, तो खोटा गद्यपद संग्रह जो पुस्तक है उसी में छपा हुआ था। 1989 में इसका प्रकाशन हुआ था। आपको याद रखनी ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ एक और संस्मरण का चर्चा होता है ना, उड़ गलक फुलवा रह गलक बास, इसके बारे में भी चर्चा होता है, जो कि गोविंद महतो जंगली जी के द्वारा लिखा गया था। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना, और दोनों यह रचना जो वो इसी पुस्तक में छपती है, 1989 में प्रकाशित होती है। शांति भारत जी के मायक और बापे का नाम बतावा। तो शांति भारत जी के माता का नाम रत्नी देवी और पिता का नाम कुंजू महतो रहता है। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
उड़ गलक फुलवा रह गलक बास के लेतारे सही कथन ना है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह एक वो संस्मरण है, यह इसको सही आंसर हो जाएगा, है ना। एकर लेखक गोविंद महतो जंगली जी लागत, ये भी सही है। यह खोटा गद्य पर किताबें छपल रही, यह भी सही है। इसका पहला प्रकाशन 1986 में नहीं 1989 में हुआ था, 1986 नहीं 1989 में हुआ था। इसलिए इसका गलत कथन जो वो ऑप्शन डी है, बाकी के सारे ऑप्शन सही हैं। राधा कृष्ण जी से संबंधित गलत कथन के छांटा, तो इनका जन्म 8 सितंबर 1910 के रांची में भेल रहे, तो बिल्कुल सही है। राधा कृष्ण जी का जन्म जो वो 8 सितंबर 1910 को रांची में हुआ था। यह झारखंड के हिंदी के एगो बोर्ड साहित्यकार लागत, तो ये बिल्कुल सही है। इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं में फुटपाथ, रूपांतर, बोगस, ये सभी इनके द्वारा लिखी गई उपन्यास हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। तीनों ऑप्शन तो सही हैं। जबकि इनका निधन जो वो 3 फरवरी 1979 1979 में इनका जो वो निधन हुआ था, है ना। तो ये आपको याद रखनी, 1989 में नहीं 1979 में इनका जो वो निधन हुआ था राधा कृष्ण जी के बारे में। और इन्हीं जी से संबंधित एक जो वो संस्मरण लिखा गया है, इसके बारे में आपको पता है, उड़ गलक फुलवा रह गलक बास, गोविंद महतो जंगली जी के द्वारा। राधा कृष्ण के लिखल रचना नाय लगे, इनमें से कौन सी रचना राधा कृष्ण जी के द्वारा नहीं लिखा गया? तो रामलीला, फुटपाथ और सपने बिकाऊ हैं, ये तो है। जबकि पराश्चित इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। आंखें गीत कैसन किताब लगा, तो यह एक कविता संग्रह है जिसमें से कुल 71 कविता है और 11 छनिकाएं इसमें से शामिल है ना। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखने, 71 कविता और 11 छनिकाएं इसमें से शामिल है। आंखें गीत कविता संग्रह एक पहिल कविता कौन है? तो आंखें गीत का पहला कविता जो वो आज हमर गीते देशे, यह इसकी पहली कविता है, और विधवा जो वो इसकी आखिरी कविता है। अगला सवाल कि कौन कविता आंखें गीत में नाय है? तो करिया काजरे घर से, हम आज हमर गीते के देशे और जखन हमरा सीधी मिलल, ये सभी तो है। जबकि चंद्रपूरा दर्शन, ये आपको पता होगा कि चंद्रपूरा दर्शन जो वो एक मणिफूल से लिया हुआ कविता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एकर में कौन कविता आंखी गीत में नाय है? इनमें से कौन सी कविता जो वो आंखी गीत से नहीं है? तो आज हमर के सभी कहे है मानुष, आज आपन के सभी कहे मानुष, सब कहे कि असभ्य तोरा और जय जय जय, ये तीनों कविता इसमें से छपी हुई आंखी गीत में है। जबकि दुनिया पलटलो पूर्णाचार, यह एक मणिफूल में छपी हुई कविता है और संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखा गया है। आज हमर गीते के देशे फूटल सुधे फूल, डारी डारी पाते पाते लटकल अलिकुल, यहाँ पे इस कविता में सूधे का शब्द का माने की हो, तो सूधे का मतलब होता है छुछे, सिर्फ या खाली, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नहीं बोलते हैं कि सूधे दूध हो, मतलब उसमें पानी भी का मिलावट थोड़ा सा भी नहीं है ना। तो इस तरह से याद रखना। घूर घूर ककरा देखे आंख में केकर मनोदशा कर वर्णन करल गेल है, तो यहाँ पे बिरहनी के वर्णन जो वो मनोदशा के वर्णन करल गेल है। अनुज कुमार धान उपहर रांची विश्वविद्यालय के की रहा, तो उस समय वो वहां के कुलपति थे। ई कुकुर गुला से होशियार रहिया भाई, ई कविताएं कौन भाव के देखल गेले, तो यहाँ पे यथार्थवादी चित्रण दिखाया गया है। तो याद रखेंगे यथार्थवादी भाव को दिखाया गया है इस कविता में। ई कुकुर गुला से होशियार रहिया भाई, यह एक आंखी गीत से संबंधित यह कविता है और पानुरी जी के द्वारा लिखी गई कविता है। पानुरी जी के द्वारा लिखी गई कविता है। यथार्थवादी क्या होता है? तो इसको इंग्लिश में रियलिज्म कहा जाता है, यानी जो आपने आंखों से अपने घटनाओं को देख रहे हैं उसी को हम लोग यथार्थवादी शैली का कहते हैं, यथार्थवादी भाव का कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि खोटा भाषा पहिल व्याकरण किताब के नाम बतावा, तो खोटा भाषा की पहली व्याकरण पुस्तक का नाम रहता है खोटा सहित सदानिक व्याकरण। अगला सवाल है कि महाप्राणीकरण के सही प्रत्यय छांटा, तो खैबे से खैबे, यह इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। खोटा संज्ञा के शुद्ध रूप लिखा, तो संज्ञा या तो फिर संज्ञा, ये दोनों हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राज्यपाल कौन रकबे संज्ञा लगे, तो राज्यपाल जो वो जातिवाचक संज्ञा है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि संज्ञा कौजी बदले प्रयोग हवैया शब्द के कहल जाए, तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। अगला सवाल है कि एकर में कौन सा सवालवाची सर्वनाम लगे, तो के कौन की, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जे कोनो शब्द ले काम काज हवे के बाद करे पता चलो ओकरा की कहल जाए, तो ओकरा कहल जाए क्रिया कहल जाए, ओकरा की कहल जाए क्रिया कहल जाए। अगला सवाल है कि क्रिया के मूल रूप के कहल जाए, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। नर या मादा के बोध करावे वाला शब्द के या विचार कहल जाए, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको जो वो लिंग कहा जाता है। अगला सवाल है कि ननद कर पुलिंग की होते, तो ननद के नंदसु होते। अगला सवाल है कि कारक शब्द के साधारण अर्थ किए हुए, तो कारक का अर्थ होता है काम करने वाला और काम पर प्रभाव जिस पे पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जकर खातिर या लागिन क्रिया करल जाए, तो ओकरा की कहल जाए, ओकरा कहल जाए संप्रदान कारक।
कारक के बारे में हमने पहले डिटेल से चर्चा कर लिया, अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पे देख सकते हैं। दू या दू से बेसी शब्द के मिलल से बनल सार्थक शब्द के की कहल जाए तो ओकरा कहल जाए समास। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कि कोन्हो क्रिया के हवे के बाद नाय हवे के बेरा के पता चलो ओकरा की कहल जाए तो ओकरा कहल जाए काल कहल जाए। ओकरा की कहल जाए काल कहल जाए। सामान्य भूतकाले के प्रत्यय ना लगे तो सामान्य भूतकाले के प्रत्यय यहाँ पे कौन है तो हमें खैलो, हम लिख लो, सोहन गेले, ये सभी तो ऑप्शन जो वो सामान्य भूतकाल का है, जबकि वो सब खाए थथिन यह गलत है ना, क्योंकि यहाँ पे जो वो एक संभावना व्यक्त की जा रही है। अगला सवाल है कि हेतु हेतु मत भविष्य काले के प्रत्यय लागे तो मंगरा पढ़तक तो जरूर पास हतक, बरसा हतक तो खेती हतक और हामिन खैबे तबे बाँचबे, ये सभी जो वो ऑप्शन बिल्कुल सही है हेतु हेतु मत भविष्य काल को लेकर के। अगला सवाल कि क्रिया के वैसन रूप जेकर से कोनो काम टटका टटकी निगरल है ओकरा की कहल जाए तो ओकरा कहल जाए आसन्न भूतकाल। अगला सवाल कि जौन काम चल रहा है कि ना चल रहा है ओकरा बोध होबो ओकरा की कहल जाए तो वह वर्तमान काल बताता है कि काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। वर्तमान काल के कुल कितने भेद है तो वर्तमान काल के 6 भेद हैं, भूतकाल के 6 और फिर भविष्य काल के 3। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। आज का आखिरी सवाल है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सामान्य भविष्य कालिक प्रत्यय लागे, इनमें से कौन सा जो वो सामान्य भविष्य काल का उदाहरण है, इसका आंसर जो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर इसके अलावा और भी इस प्रकार के आप सेशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम आप हमें इतना ज़रूर सपोर्ट करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जब परिवार बढ़ता है तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और नई ऊर्जा के साथ में फिर हम आप लोगों के बीच में आ पाते हैं। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए।